गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 8 सामाजिक विज्ञान की है, सोशल साइंस की है हमारी वर्कशीट रहेगी बेटा। इससे पहले भी हम अपने सामाजिक विज्ञान के साथ वर्कशीट कर चुके हैं, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में है, पर्यावरण के बारे में, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के जैवमंडल के बारे में हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पारितंत्र। तो बेटा पारितंत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं। देखो लिखा भी हुआ है कि विचार कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा कि जो कैक्टस पौधे में पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं। सोचो, कैक्टस का पौधा देखा है जिसको हम नागफनी भी बोलते हैं। वैसे ये वाला पौधा हमारा मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पर वनस्पति कम होती है तो ये छोटा छोटा ही होता है और इसके ऊपर जो पत्तियों के ऊपर कांटे बने होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कैक्टस के पत्ते विशेषीकरण द्वारा कांटों का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। अब ऊंट को सब कहते हैं ना, कैमल को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ। तो सबको पता है ना, जैसे मरुस्थल में क्यों, क्योंकि क्या होता है कि रेगिस्तान में सबसे ज्यादा क्या होती है, रेत, बालू रेत मिलता है और जो काफी गर्म होता है। तो ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो उस पर आसानी से चल सकता है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से चल और दौड़ सकता है। दूसरा क्या कि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता, तो जो ऊंट है वो काफी टाइम के लिए बिना पानी पिए रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती है। सब अपनी ड्राइंग में भी बनाते हैं कमल की पत्ती, तो क्या आप उनको गोल बनाते हो तो थोड़ी थोड़ी चपटी होती है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं। कमल के फूल की पत्तियां गोल तथा थाली के आकार की होती हैं, इसलिए ये चपटी होती हैं। हमारा अगला है बच्चों, मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। बताइए, पानी के पास आपने क्यों पाए जाते हैं? देखते हो ना मेंढक को। अब जैसे बारिश के दिन आते हैं तो छोटे छोटे बारिश में भी ऐसे ऊपर से गिरते में बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा कि वो पानी के पास पाए जाते हैं? मेनली क्या होता है बच्चे की जो मेंढक है वो कैसा वो है, पशु या जानवर है कि वो उभयचर है, उभयचर वर्ग का जंतु। उभयचर क्या होते हैं? जो पानी में भी रह लेते हैं और जो जमीन पर भी। ये लिखा हुआ है, पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। शीतकाल में मेंढक ठंडक से बचने के लिए पानी के किनारे जमीन से निचली सतह में लगभग 2 फुट नीचे तक चले जाते हैं, यानी कि खुद को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो बाहर वाला वातावरण है वो इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना दे। हमारा अगला है बेटा, अगला और लास्ट है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। तटीय भाग यानी कि जो समुद्रों में या झीलों के किनारे जो भाग है, मेनली सागर के किनारे था, वहां पर रहने वाले जो इंसान हैं उनका खाना मछली क्यों है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर भी। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले का मछली आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार मछली है। सबको पता मछली कहाँ होती है? सागरों में, तालाबों में, ऐसे स्पेशल वो उसकी को वो करते हैं। ठीक है, अब हम अपनी वर्कशीट पर चलते हैं आगे। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। हम भी ऐसे ही हैं बेटा, होते हैं ना, हमारे आसपास के वातावरण पर ही आश्रित डिपेंड होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट प्राणी के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हैं। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी है, अगर हम वनस्पति की बात लें तो जो कैक्टस का पौधा वो हर जगह नहीं होता, वो विशेष परिस्थितियों में होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो जो पत्ते होंगे, नीम होगा, कीकर होगी, पीपल होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वो ऊंचाई पर जाते हैं तो जो पत्तों का आकार है वो तिकोना होना शुरू हो देता है। तो यानी कि हर चीज अपनी अलग अलग होती है। आगे है बेटा,
संसार में प्रत्येक विशिष्ट परितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक से उपयोग मछली घर, बागान और बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। यानी कि जो अपने आप बन जाते हैं वो प्राकृतिक और जो हम इंसान बनाते हैं वो कृत्रिम हो गई। तो एक बार देख लेते हैं कि पारितंत्र की क्या हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब यहाँ बताया कि पारितंत्र क्या होता है या कैसे बनता है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है पारितंत्र कैसे बनता है। अभी अभी जो हमने किया है कैसे बनता है कि वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये आंसर रहेगा। करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, यहाँ तक रहेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक हमारे पहले का आंसर रहेगा। अगला है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चों? मरुस्थल, पार्क, वन और समुद्र। मरुस्थल हम बनाते हैं? नहीं, तो ये कृत्रिम नहीं है, यानी कि प्राकृतिक है। पार्क, वेरी गुड, पार्क को तो हम ही बनाते हैं, तो पार्क हमारा मेन होएगा। वन कौन है? अपने आप उग जाते हैं, समुद्र भी अपने आप। तो हमारा सही आंसर होगा पार्क। अगला है, दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानो। यहाँ पर 4 बेटा इसमें दिया हुआ है कि इनमें से आपको कौन सा, जैसे हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, मछली, पानी, कमल का फूल, ये किसका पार्ट है? पर्वत के या मरुस्थल के, वन के या तालाब के? अब मछली है, पानी है, कमल का फूल कहाँ होता है? तालाब में। वेरी गुड, तो ये हमारा पहला। रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा। अभी हमने बताया कि जो रेत है वो कहाँ होगा, ऊंट कहाँ होता है, ये सब के सब मरुस्थल या रेगिस्तान में। तो ये हमारा दूसरा। अगला है, घने पेड़, जंगली जानवर और मिट्टी। कहाँ होंगे घने पेड़, जंगली जानवर और मिट्टी? वन में। तो ये हमारा थर्ड है। शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ पर्वतों पर। तो इस प्रकार बेटा हमारी जो आज की वर्कशीट है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी जल्दी से अपनी कॉपी में करेंगे और सेंड करेंगे।